वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और आप देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं और उस आधार पे न्यू क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सभी को सबसे पहले रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं उसमें गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान को लेकर के टॉपिक्स ज्यादा है, हालांकि हमने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025 का जो हुआ है, इसके तहत जो है सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और संविधान के 75वें वर्षगांठ को समर्पित करके मनाया गया है। और इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने शिरकत की है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो थीम था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और पहली बार जो है तीनों सेनाओं की झांकी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। तो जो स्टेट पीसीएस वगैरह है उसमें क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि पहली बार सेवाओं की जो है तीनों सेवाओं की झांकी ने संयुक्तता से प्रदर्शन किया। और इसकी जो थीम तो यहाँ भी पूछी जा सकती है यूपीएससी में भी, हालांकि संभावनाएं कम है, फिर भी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके तहत जो है आप देख लीजिए झांकियों में बिरसा मुंडा, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिरसा मुंडा के 150 वर्ष और संविधान के 75 वर्ष पर जो विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्धक स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। मिलिट्री डिस्प्ले देख लीजिए, इसके तहत जो है स्वदेशी 105 मिलीमीटर तोपों ने 21 तोपों की सलामी दी। इंडोनेशियाई सेना ने बैंड के साथ हिस्सा लिया। कल्चरल प्रोग्राम 300 से अधिक कलाकारों ने सारे जहां से अच्छा प्रस्तुत की। इस संदर्भ में हम आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दे रहे हैं जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, उलगुलान। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाविप्लव निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है? 1857 विद्रोह, 1921 का मोपिला विद्रोह, 1859-60 का नील विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसका संबंध जो है बिरसा मुंडा विद्रोह से है। तो 1899 से 1900 में जो आंदोलन हुआ था बिरसा मुंडा आंदोलन, उसे उलगुलान आंदोलन या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान जो है महाविप्लव बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारी जो शोषणकारी प्रथा थी उसके खिलाफ जनजातीय विद्रोह था। यह 1899-1900 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसका उद्देश्य जो है मुंडा राज स्थापित करना और औपनिवेशिक एवं जमींदारी प्रणाली को उखाड़ फेंकना था। महत्व इसके तहत देख लीजिए, बिरसा मुंडा ने एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उनका विद्रोह शोषण के खिलाफ जनजातीय विद्रोह का प्रतीक रहा है। बिरसा मुंडा के बारे में जाने तो 1875 में वर्तमान झारखंड में मुंडा जनजाति समुदाय में उनका जन्म हुआ था। उलगुलान का जो समय था वो 1899 से 1900। लिगेसी देखें तो बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय द्वारा बिरसा मुंडा को जनजातीय समुदाय द्वारा धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में पूजा जाता है। उनके जो योगदान है उस कारण से उन्हें धरती आबा के रूप में पूजा जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में जानिए। बिरसा मुंडा जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान आदिवासी नेता और जनजातीय नायक थे। बिरसा मुंडा जो है वे मुंडा जनजाति से संबंधित है और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था और उन्हें धरती आबा के रूप में जाना जाता है। बिरसा आंदोलन की बात करें तो 1890 के दशक में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश शासन और मिशनरी के प्रभाव के खिलाफ था। उनके अपने अनुयायी को विरसाई धर्म से अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें ईश्वर की भक्ति और सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया था। उन्होंने आदिवासियों को अपने पारंपरिक अधिकार और भूमि के लिए संगठित किया। ब्रिटिश के साथ संघर्ष की बात करें तो 1899 से 1900 में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो सशस्त्र विद्रोह किया था। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन और सरकारी भवनों पे हमला किया था। जनवरी 1900 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को उन्हें रांची जेल में रहस्यमय परिस्थिति में मार दिया गया था। तो इस संदर्भ में आपके समक्ष एक क्वेश्चन हमने दिया है कि धरती आबा
जो है धरती के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिद्धू मुर्मू, बिरसा मुंडा, टंटिया भील और तिलक मांझी। तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। सो आपने डिटेल अभी हमने दे दिया है, आप इसको स्लो मोशन में या पॉज करके स्टडी कर सकते हैं, और ऊपर भी हमने आपको सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी है। अब हम देखते हैं 75 वर्ष जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके संदर्भ में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत के संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया, और अब तक 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इन 75 वर्षों में संविधान ने भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता और निरंतरता प्रदान की है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में जाने तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य इसके तहत दिए गए हैं। संघीय संरचना है, संघीय शासन प्रणाली इसके तहत, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार के तहत कार्य करती हैं। संविधान संशोधन की शक्ति दी हुई है इसके तहत, और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। संविधान के 75 वर्ष की उपलब्धियों को अगर जाने तो लोकतंत्र को मजबूती मिली है विगत 75 वर्षों में। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ है भारत के तहत। सामाजिक न्याय और समावेशिता जो है कि नीतियां लागू की गई है, खास करके SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की नीतियों को लागू किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कानून लाए गए हैं। आर्थिक विकास की बात करें तो संविधान के तहत साम्यवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति की ओर बदलाव हुआ है, और 1991 में आर्थिक उदारीकरण से भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में बना है। कानून और न्याय प्रणाली की बात करें तो न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, और न्यायपालिका ने जनहित प्रणाली के तहत नागरिकों के अधिकारों को मजबूत किया है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, का विस्तार हुआ है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा को भी शामिल किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं का सशक्तिकरण की बात करें तो निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। जैसे आपके पास उदाहरण है, लोकपाल, लोकायुक्त जैसे कानून बनाए गए हैं। चुनौतियां क्या क्या है इसके संदर्भ में? तो न्यायिक जो मामले हैं बहुत सारे लंबित हैं, तकरीबन 3 करोड़ से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं। न्यायिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आर्थिक असमता की बात करें तो आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है। राजनीतिक सुधार करें तो की बात करें तो आपराधिक और धनबल का प्रभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मौलिक अधिकारों पर जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता और प्रेस की स्वतंत्रता को संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता आज के समय में महसूस होने लगी है। इस संदर्भ में हमने आपके समक्ष एक क्वेश्चन रखा है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। बिल्कुल सही है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करती है जिसमें एकात्मक झुकाव है। बिल्कुल ये भी सही है। ऐसे भी अगर हम 2 नंबर काट दें तो हमारा ऑप्शन बी जो है आंसर आ जाता है। तो सेकंड गलत क्यों है, तो इसको देख लीजिए। प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं, गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और अभिन्न अंग होने के कारण ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। एडॉप्शन और इन्फोर्समेंट की अगर बात करें संविधान की, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। संशोधन, कई एक संशोधन हो चुके हैं। आज तक संविधान को प्रासंगिक बनाने के 105 बार संशोधन किया जा चुका है। न्यायपालिका की बात करें तो कानून और शासन को सुनिश्चित करती है और संविधान की रक्षा करती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 4 पे है। जगदीश जो खेरकर हैं, उनके डिसीजंस कंट्राडिक्टरी रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके बावजूद भी इनको पद्म अवार्ड दिया गया है, सेलेक्ट किया गया है पद्म विभूषण के लिए। तो ये काफी प्रशंसा होगी गवर्नमेंट की कि विरोधी तत्व होने के, विरोधी विचार होने के बावजूद भी इन्हें दिया गया है पद्म अवार्ड। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस संबंध में जानते हैं। जो जगदीश खेरकर जी हैं, भारत के पहले, एक ध्यान दीजिएगा, पहले सिख मुख्य न्यायाधीश
जनवरी से अगस्त 2017 तक कार्यरत रहे थे। उन्होंने ऐतिहासिक फैसले दिए जिसमें केंद्र सरकार के विचारों से भिन्न मत रखे और उन्होंने सार्वजनिक मामलों में योगदान देने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी, जगदीश खेरकर ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था। उन्होंने एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, उनको असंवैधानिक घोषित किया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। अरुणाचल प्रदेश जो क्राइसिस था 2016 में, उनके नेतृत्व वाली पीठ ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को पलटकर कांग्रेस सरकार को बहाल किया था। ट्रिपल तलाक को धार्मिक स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार उन्होंने माना था। कंटेंट ऑफ कोर्ट की बात करें तो उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CS कर्णन को अदालत की अवमानना के लिए 6 महीने की सजा सुनाई थी। पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, यानी कि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये हर गणतंत्र दिवस को घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। पद्म पुरस्कार की श्रेणी देखें तो पद्म विभूषण किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण की बात करें तो ये भी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री की बात करें तो ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फील्ड जो है इसके तहत कला, समाज सेवा, सार्वजनिक सेवा, साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उसके बाद व्यापार और उद्योग यानी इंडस्ट्रीज, मेडिसिन चिकित्सा में, लिटरेचर और एजुकेशन में, सिविल सेवा में और खेल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। पात्रता मानदंड जो है यह सभी भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय और विदेशी के लिए खुला है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि सबके लिए खुला है। विश्व का कोई भी व्यक्ति, विश्व का कोई भी व्यक्ति इस अवार्ड के लिए चयनित किया जा सकता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं किया जाता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले नामांकन होता है। नामांकन राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालय और जन सुझावों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद जांच प्रक्रिया होती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत पद्म पुरस्कार समिति जो है नामांकनों की समीक्षा करती है और उसके बाद अंतिम सूची को प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसका महत्व अगर देख लें तो यह व्यक्तियों को उनके उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अनदेखे नायकों और जमीनी स्तर के योगदानकर्ताओं को पहचान देता है। यह राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देता है। हाल में बदलाव की बात करें तो प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू किया गया है और अनदेखे नायकों पर जोर दिया गया। अब अधिकतर पुरस्कार जो है दूरस्थ क्षेत्र के लोगों और जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को दिए जाने लगे हैं। इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखितों पर आपको विचार करना है। पद्म विभूषण भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नहीं सेकेंड नागरिक पुरस्कार है, तो ये गलत हो गया। और भारत रत्न जो होता है ना, भारत रत्न, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है सबसे नंबर 1 का, तो पहला गलत हो गया। पहला अगर हम काट दें तो हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। पद्म पुरस्कार खेल, चिकित्सा और सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। विदेशी नागरिक भी पद्म पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही था। तो इस संबंध में हमने ऊपर में आपको सारे डिटेल्स दे दिए हैं, आप इसको चाहें तो और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा है पेज नंबर 6 पे द हिंदू के, असम टी वर्कर्स जो हैं प्रोन टू, जो टीबी के बाद पोस्ट टीबी फंगल डिजीज के लिए जो है काफी प्रोन हो जाते हैं, काफी संभावनाएं होती हैं ये डिजीज होने की। तो इस संदर्भ में थोड़ी जानकारी लीजिए। असम टी वर्कर जो है पोस्ट टीबी डिजीज के लिए, जिसे क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस के लिए जो है काफी वो आप कह सकते हैं कि एक्टिव पेशेंट हो जाते हैं। असम के चाय बागान मजदूर जो है टीबी के बाद फंगल संक्रमण क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस के लिए जो है ज्यादा उच्च जोखिम में है और यह असम के स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे टीबी, एपिडेमिक डर्पी जैसे
और को बढ़ावा देता है। इसके अंदर की फाइंडिंग्स अगर देखें तो टीबी इफेक्ट 217 पीपुल जो है 1 लाख पे इन असम टी बेल्ट्स। तो असम के टीबी क्षेत्र में, चाय क्षेत्र में टीबी का प्रचलन 217 प्रति लाख है, जो सबसे ज्यादा है। इसके रिस्क फैक्टर पॉवर्टी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन यानी कि भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है, और किचन स्मोक के कारण भी ये समस्या होती है। सीपीए एंड इट्स प्रिवलेंस की बात करें तो सीपीए कॉज्ड बाई जो एस्परगिलोसिस फंगीमेट्स द्वारा जो ये 17.18% ऑफ टी वर्कर्स के अंतर्गत देखा गया है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक पाया गया है। वैश्विक औसत है 42 1 लाख पे, और भारत में है 17.18%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी ज्यादा होगा। कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो असम में जो है सीपीए का प्रचलन अफ्रीकी देशों से भी अधिक है, और अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है मुख्यतः मध्यम आयु वर्ग के पुरुष प्रभावित इसके तहत हो रहे हैं। तो क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस की बात अगर करें सीपीए, तो ये एक लॉन्ग टर्म फंगल इन्फेक्शन है, दीर्घकालिक फंगल संक्रमण, जो मुख्य रूप से एस्परगिलोसिस नामक फफूंदी के कारण होता है। फेगमेंटस, ये मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले या पहले से फेफड़े की बीमारी से ग्रसित लोगों को प्रभावित करता है। कारण की बात करें तो वातावरण में जो है एस्परजिलस विषाणु जो है उसके कारण ये सांस के तहत अंदर चले जाते हैं, और खास करके ये कॉमन हो पाए जाते हैं ट्यूबर क्लोसिस के अंतर्गत, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, अस्थमा और डायबिटीज वाले लोगों में यह कॉमन पाया जाता है। ये अधिकतर उन लोगों में पाया जाता है। ये सेम चीज हिंदी में। लक्षण देखें तो खांसी होती है बहुत ज्यादा, इसके तहत अक्सर खून भी आ जाता है, थकान और कमजोरी होती है, वजन कम हो जाता है, बुखार और रात भर पसीना आना इसका कारण होता है। निदान की बात करें तो डायग्नोसिस किया जाता है एक्सरे करके, सीटी स्कैन करके, फेफड़े में गुफाएं और फंगल संक्रमण देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो सीरोलॉजिकल परीक्षण है शरीर के एस्परजिलस के प्रति प्रतिरक्षा प्रक्रिया जांचने के लिए किया जाता है, और बलगम की जांच या बायोप्सी किया जाता है, जिससे फंगस की उपस्थिति की पुष्टि होती है। ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? एंटी फंगल दवाएं इसके तहत लिया जा सकता है। जो मुख्य दवा है इंट्राकोनाजोल और वेरिकोनाजोल, जो आप इसके तहत लिया जा सकता है। शल्यक्रिया यानी सर्जरी भी इसके तहत होती है। एंटी फंगल दवा प्रभावी न हो तो फंगल बॉल में ज्यादा खून बह रहा हो तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। एम्बोलाइजेशन अगर बात करें तो फेफड़ा की गुफाओं में भारी रक्तस्राव को रोकने की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन थेरेपी की अगर बात करें तो गंभीर सांस की तकलीफ वाले मरीजों को यह दिया जाता है। रोकथाम प्रिवेंशन, धूल फफूंद और निर्माण क्षेत्र से बचना चाहिए। जो N95 मार्क्स हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। टीबी, ओपीडी और मधुमेह जैसी बीमारी को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस जो के संदर्भ में विचार करना है आपको। सीपीए बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है। तो पहला सही है। मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है। बैक्टीरियल संक्रमण है, नो बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है, ये गलत है। ये फंगस के कारण होता है जो हमने देखा था। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पहला अगर ऑप्शन हम काट दें तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। सीपीए टीबी और सीओपीडी सीपीए का जोखिम जो है बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है। और सीपीए मधुमेह और अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड हमारा सही ऑप्शन इसके तहत हो जाता है। सीपीए जो है एक फंगल संक्रमण है, यह मुख्यतः एस्परगिलोसिस फंगेमेटस के कारण होता है, जो बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है, ये फंगस संक्रमण है। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है, आप यहाँ इसको स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा है पेज नंबर 7 पे द हिंदू के, इंडियन स्पेस प्रोग्राम ब्रेक्स इनटू 2025 इन मिशन मोड। तो 2025 में जो है मिशन मोड में सी देख लीजिए C60 PSLV जो है इसके द्वारा भी लॉन्चेज हुए हैं, और भी जो स्टडी है डिटेल हम आपको नीचे बता रहे हैं।
सो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है 2025 में एक काफी तेज एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 2025 में मिशन मोड में प्रवेश कर चुका है। उन्नत प्रौद्योगिकियों और मानव अंतरिक्ष उड़ानों पर यह केंद्रित है। PSLV 660 मिशन की बात करें तो PSLV 660 मिशन ने चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रख दी है, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग चंद्रयान 4, क्योंकि मानव मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन जो है, ये मानव मिशन चंद्रयान 4 ये PSLV 660 के माध्यम से होगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि एक स्पेस डॉकिंग पद्धति का जो है टेस्ट किया गया है, जो सफल रहा है। स्पेस डॉकिंग के माध्यम से जो दो स्पेस का आप समझ लीजिए कि इसमें हस्तांतरण किया जा सकता है चीजों का, या व्यक्ति एक सैटेलाइट से एक से दूसरे में जा सकते हैं, स्टेशन से दूसरी जगह। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की अगर बात करें तो गगनयान मिशन के लिए परीक्षणें उड़ान हो रही हैं। श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड विकसित किया जा रहा है और NGLV जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उस पर कार्य किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में थोड़ा जानते हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है एक भारी उपग्रह ले जाने वाला पुनः प्रयोज्य रॉकेट है, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे मौजूदा GSLV और PSLV रॉकेट को प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे लॉन्चिंग लागत जो है कम हो और बार बार उपयोग किया जा सके। इसकी मुख्य विशेषता देखें तो ये भारी पेलोड क्षमता इसकी होगी। ये कैरी कर सकेगा 10 से 20 टन GTO तक और अप टू 50 टन LEO तक। इसके बाद हम देखें तो ये रीयूजेबल होगा, दोबारा हम इसको यूज कर सकेंगे। ये इको फ्रेंडली होगा क्योंकि मीथेन और तरल ऑक्सीजन इसमें प्रयोग होगा, जो पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अधिक स्वच्छ और कुशल होगा। बहुउद्देशीय उपयोग इसका किया जा सकता है। इसे उपग्रह प्रक्षेपण, स्पेस स्टेशन मिशन, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये लागत प्रभावी भी होगा। यह लॉन्चिंग लागत को काफी कम करेगा, जिससे अंतरिक्ष में जाने की लागत कम हो जाएगी। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए PSLV, GSLV और NGLV को, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो पेलोड जो है LEO तक PSLV भेजता है 1.75 टन, GSLV भेज सकता है 10 टन और NGLV भेज सकता है 50 टन। GTO तक की बात करें तो PSLV 1.4 टन, GSLV 5 टन और NGLV जो है 20 टन भेज सकता है। रीयूजेबिलिटी जो है NGLV में है और बाकी दोनों में नहीं है। फ्यूल जो है मेथेलॉक्स है, इसमें सॉलिड और लिक्विड है और इसमें जियो सिंक्रोनस GSLV में, इसीलिए इसका नाम जियो सिंक्रोनस रखा गया है। क्रायोजेनिक ईंधन इसमें प्रयोग होगा। मिशन के टाइप की बात करें तो मल्टीपल यूजेज इसके तहत हो जाता है। सैटेलाइट, डीप स्पेस, स्पेस स्टेशन, NGLV के लिए का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन PSLV में सैटेलाइट्स, मोस्टली लाइट सैटेलाइट्स और GSLV में हैवी सैटेलाइट्स के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस संदर्भ में आपके समक्ष एक क्वेश्चन है कि NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है पुनः प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया और यह मेथेलॉक्स ईंधन का उपयोग करती है। बिल्कुल सही है, अभी आपने पढ़ा भी है। PSLV जो है भारी उपग्रह और डीप स्पेस मिशन के लिए, तो ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारी उपग्रह और डीप स्पेस मिशन के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। सेकंड अगर हम काट दें तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। GSLV की अगर बात करें तो ये क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग करता है, जो GTO तक 5 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, तो अभी हमने स्टडी भी की है। और ये जो विशेषता है ये रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है उसके तहत है। तो सेकेंड वाला देख लीजिए गलत क्यों था, क्योंकि PSLV जो है ध्रुवीय कक्षा तक प्रेषित कर सकता है और यह भारी उपग्रहों के लिए उपयुक्त नहीं है। बल्कि अगर आप NGLV की बात करें तो ये जो है मेथलॉक्स यूज करेगा और ये भारी उपग्रह के लिए भी है और डीप स्पेस मिशन के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन गलत था। ये तीनों का हमने ऑलरेडी डिटेल जानकारी आपको दे दिया है। मिलते हैं कल, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।